हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि बहुत लंबे समय से चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आई है, मैंने भी कोई वीडियो डाली नहीं है। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लाइफ में चल रही हैं। मेरा शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक्सक्यूज़ कोई भी यहाँ देना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल से ज़्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का बॉन्ड है जिसे मुझे कंसिस्टेंटली वीडियोस डालकर ऑनर करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक और बार साथ आइए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस लीगल एब्स्ट्रैक्ट की 25,000 लोगों की फैमिली को काउंटलेस नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स तक ले जाइए और वही प्यार दिखाइए चैनल को लेकर जो आपने पहले दिखाया था। और इस बार विश्वास कीजिए, मुझ पर ट्रस्ट रखिए कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं फिर भी आपको वीक में 2 वीडियोस हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को तो डिलीवर कर ही दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस जर्नी में दोबारा मेरे साथ जुड़ेंगे और यहाँ और फैमिली मेम्बर्स इस लीगल एब्स्ट्रैक्ट की फैमिली में साथ आएंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक 2025 का लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये जजमेंट बात करता है ओमिशन ऑफ एक्यूज्ड नेम इन एफआईआर के बारे में। अब यहाँ पे मैंने रिलेवेंट फैक्ट भी नीचे मेंशन किया है। देखिए, ओमिशन का मतलब यहाँ होता है किसी भी तरीके की भूल या किसी भी तरीके से आप किसी चीज़ को करना भूल जाएं या ना करें, उस चीज़ को ओमिशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक्यूज का नेम एफआईआर में ना लिखवाना किसी भी वजह से हो सकता है। वो या तो भूल गया हो, जो पर्सन यहाँ पे जो कंप्लेनेंट यहाँ एफआईआर में एक्यूज का नेम लिखवा रहा है, या किसी भी और रीज़न की वजह से अगर यहाँ ओमिशन हो गया हो, तो उसके बारे में आज का ये केस बात करता है। तो क्या क्या है इस केस की डायमेंशंस और क्या क्या है इस ओमिशन से जुड़ी चीज़ें, सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह इस केस का नाम देख लीजिए, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस रघुवीर सिंह 2025। साइटेशन भी आपके सामने है, लाइव लॉ SC 158। अब ये केस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस केस में एक क्वेश्चन को, एक डाउट को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, whether omission to name some accused in the FIR is a relevant fact or not under section 11 under Indian Evidence Act। ये क्वेश्चन कहता क्या है कि अगर कोई ओमिशन हो जाता है किसी पर्सन के नाम को लेकर FIR में, तो क्या वो रिलेवेंट फैक्ट होगा या नहीं। अब देखिए, यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ जो कि एफआईआर लिखवाना चाहता है, मैं कंप्लेनेंट हूँ, मैं किसी के बिहाफ पर एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ। मैं पुलिस ऑफिसर के पास जाता हूँ, जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर क्राइम के बारे में एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ। तो यहाँ 3 लोगों को मैंने क्राइम करते हुए देखा है, उसमें से मैंने 2 लोगों का तो नाम लिखवा दिया, लेकिन एक इंसान का नाम लिखवाना मैं भूल गया या रह गया किसी भी वजह से। यहाँ पे उस आदमी का जो नाम है या उस औरत का, उस पर्सन का नाम एफआईआर में नहीं आ पाया। तो क्या ये भूल, क्या ये ओमिशन एक रिलेवेंट फैक्ट है या नहीं अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने रिप्लेस कर दिया है। तो जो सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट में बात करता है, वही सेम चीज़ सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच इज़ BS उसके बारे में सेक्शन 9 BS से बात करता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ। जैसे कि आपने देखा कि हमने क्वेश्चन जो इस केस में अराइज हुआ है उसे डिस्कस किया। अब इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए कैसे सुप्रीम कोर्ट की बेंच यहाँ चीज़ों को हमारे लिए क्लियर करती हैं, उसको जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए यहाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि सेक्शन 9 है BS से भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ये दोनों सेम चीज़ है। तो ये कंसर्न्ड सेक्शंस किस बारे में बात करते हैं, इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे फैक्ट क्या होता है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ फैक्ट हो सकती है। अगर मैं यहाँ अब बार बार ना बोलने से अच्छा मैं BS से बोलूँगा, क्योंकि वही लेटेस्ट एक्ट है जो हमें अब रेफर करना है। देखिए, फैक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमन सेंसेस से परसीव हो पाए, कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कुछ कहा, वो भी एक फैक्ट है। आपने मुझसे कुछ कहा, वो भी एक फैक्ट है। मैंने किसी को स्लैप कर दिया, वो एक फैक्ट है। किसी ने मुझे किसी चीज़ पर कुछ लिख कर दिया, वो भी एक फैक्ट है।
तो एक जो फैक्ट है उसका एम्बिट बहुत बड़ा है, बहुत वाइडर है। तो मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए फैक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन 11 है जो कि सेक्शन 9 है BSA का, वो ये कहता है फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट। फैक्ट वैसे तो वो रिलेवेंट नहीं थे, लेकिन फिर वो रिलेवेंट बन जाते हैं इन दो कंडीशंस में, इन दो सब सेक्शंस में जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फैक्ट रिलेवेंट नहीं थे लेकिन वो रिलेवेंट बन जाते हैं। सबसे पहला क्या चीज़ है, इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। देखिए फैक्ट अगर इनकंसिस्टेंट है फैक्ट इन इशू से और रिलेवेंट फैक्ट से, तो वो फैक्ट जो कि इनकंसिस्टेंट है वो रिलेवेंट होंगे, वो सही होंगे, उन्हें कोर्ट एंटरटेन करेगा। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे समझने वाली। सबसे पहला, फैक्ट अगर इनकंसिस्टेंट है फैक्ट इन इशू से, या अगर कोई फैक्ट इनकंसिस्टेंट है रिलेवेंट फैक्ट से, तो यहाँ पर उसको उस फैक्ट को जो कि इनकंसिस्टेंट है उसे रिलेवेंट माना जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ अगर आप नहीं जानते तो रिलेवेंट फैक्ट वो फैक्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू BSA, उन फैक्ट्स को रिलेवेंट फैक्ट्स कहा जाता है जो कि BSA के रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के चैप्टर के अंदर रिलेवेंट दिए गए हैं। ये बहुत एक बेसिक सी चीज़ हो गई जो कि जिसे समझने में इतनी दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लेमैन्स लैंग्वेज में रिलेवेंट फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोसीडिंग में यहाँ सही फैक्ट्स माने जाते हैं जिन्हें कोर्ट एंटरटेन करता है। वहीं एक और टर्म यहाँ यूज़ हुई है जो कि है फैक्ट इन इशू। देखिए एक बहुत वाइडर टर्म है फैक्ट इन इशू भी, लेकिन अगर इसे हम शॉर्ट में डिस्कस करें तो फैक्ट इन इशू वो फैक्ट्स होते हैं जिन्हें चैलेंज किया जा सकता है, जो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं। फैक्ट इन इशू जो फैक्ट्स यहाँ पर इशू में है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन मुझ पे एलिगेशन लगाता है कि मैंने किसी का मर्डर किया है, तो उसे उस फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा। वो फैक्ट अब इशू में आ गया कि मैंने मर्डर किया है या नहीं, वो फैक्ट को उसे चैलेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मर्डर किया है या नहीं, ये यहाँ फैक्ट इन इशू हो जाएगा। तो सबसेक्शन 1 के साथ अगर हम यहाँ इस बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखते हैं तो ये सिंपली ये कहता है कोई भी फैक्ट जो कि अगर इनकंसिस्टेंट है फैक्ट इन इशू के साथ या रिलेवेंट फैक्ट के साथ, तो उस फैक्ट को यहाँ रिलेवेंट माना जाएगा। डिस्कस करते हैं सबसेक्शन 2 को। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, फैक्ट इफ़ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, अगर कोई भी फैक्ट या तो खुद से या किसी दूसरे फैक्ट्स के कनेक्शन में आकर किसी भी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को या तो कम या ज़्यादा कर देता है, तो उस सिचुएशन में जो फैक्ट ऐसा कर रहा है वो फैक्ट यहाँ रिलेवेंट होगा। देखिए इस सब सेक्शन को फेमसली प्ली ऑफ एलिबाई भी कहा जाता है। अब यहाँ आप लोगों को लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए बहुत ईजी है। कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि खुद से या दूसरे फैक्ट के कनेक्शन में आकर किसी भी फैक्ट इन इशू या किसी रिलेवेंट फैक्ट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा या कम कर दे, उस फैक्ट को यहाँ पर रिलेवेंट फैक्ट कंसीडर किया जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ फैक्ट इन इशू के बारे में बताया था कि फैक्ट इन इशू क्या होता है, रिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं। 3 टर्म्स यहाँ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्ट, दूसरा फैक्ट इन इशू और तीसरा रिलेवेंट फैक्ट। अगर आप इन टर्म्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इस बेयर एक्ट की लैंग्वेज के मोटिव को भी समझ जाएंगे। अगर इस सबसेक्शन 2 को हम यहाँ एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ एक मर्डर हुआ है और वो मर्डर हुआ है मुंबई में। पुलिस को मेरे ऊपर सस्पिशन है, मुझे अरेस्ट कर लेती है पुलिस, लेकिन मैं यहाँ प्रूफ दे देता हूँ कि जिस टाइम मर्डर हुआ था उस टाइम मैं मुंबई में नहीं, मैं दिल्ली में था। तो यहाँ पे इसी चीज़ को प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं, जो कि सबसेक्शन 2 को यहाँ एक्सप्रेस करता है। सो जैसा कि हमने अभी तक बेयर टेक्स्ट की लैंग्वेज को समझा, सेक्शन 9 के मोटिव को हमने यहाँ डिस्कस किया, अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि इस प्रेजेंट केस में कितने जजेस की बेंच को कंस्टिट्यूट किया गया था। देखिए जब इस केस को सुना जा रहा था तो 2 जजेस की बेंच को यहाँ कंस्टिट्यूट किया गया इस केस को सुनने के लिए, जिस बेंच में प्रेजेंट थे जस्टिस JB पारदीवाला एंड जस्टिस R महादेवन। अब यहाँ पे जजेस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। जजेस ये कहते हैं कि जब भी कोई क्राइम होता है, उसका कोई विटनेस होता है, तो वो यूजुअली सारे परपेट्रेटर्स को FIR में मेंशन करता है। मतलब अगर कोई विटनेस है तो विटनेस ने किसी पर्सन को कोई क्राइम करते हुए देखा है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को क्राइम करते हुए देखा है, तो वो उन सब को FIR में मेंशन करेगा। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ मेंशन करना और कुछ लोगों को यहाँ नहीं मेंशन करना, ये चीज़ बहुत अननेचुरल है। जैसा कि आपने देखा, सेलेक्टिवली नेमिंग सम वाइल ओमिटिंग अदर्स इज अननेचुरल, और ये चीज़ यहाँ वीकन करती है कंप्लेनेंट के अकाउंट को।
मतलब कंप्लेनेंट यहाँ अपने एफआईआर तो फाइल कर रहा है, एफआईआर को लॉन्च तो करवा रहा है कि एक पर्टिकुलर क्राइम हो गया है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कंप्लेनेंट वहीं कुछ लोगों का नाम यहाँ लिखवा रहा है, कुछ लोगों के नाम को यहाँ ओमिट करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रेडिबिलिटी है कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट की, जिसके बेसिस पर वो एफआईआर या लॉन्च करवा रहा है, वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है। ये कहना था यहाँ दोनों जजेस का। सो ये प्रेजेंट केस पर्टिकुलरली एक मर्डर केस था, जिसमें जो कंप्लेनेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो थे डिसीज्ड के फादर। मतलब जिनका मर्डर हुआ है यहाँ पे, उनके फादर यहाँ कंप्लेनेंट थे, जिन्होंने एक एफआईआर लॉन्च करवाई। लेकिन यहाँ पे वो विटनेस तो थे उस क्राइम के, उस मर्डर के इंसिडेंट के, लेकिन यहाँ उन्होंने सभी परपेट्रेटर्स को छोड़कर सेलेक्टिवली कुछ परपेट्रेटर्स का नाम एफआईआर में मेंशन करवाया और कुछ का यहाँ पे नाम उन्होंने मेंशन ही नहीं किया, जो लोग यहाँ क्राइम सीन पर उस टाइम प्रेजेंट थे। और कोर्ट भी यहाँ यही कहता है कि कंप्लेनेंट का एफआईआर में 2 परपेट्रेटर्स का नाम ना लिखवाना वैसे तो रिलेवेंट नहीं होता, लेकिन ये रिलेवेंट फैक्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हियरिंग चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ साइट किया एक अपने ही प्रेसिडेंट को, जो कि आप देख सकते हैं राम कुमार पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1975 SC 1026। अब इस केस का सपोर्ट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कहते हैं कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि एफआईआर यहाँ एक प्रीवियस स्टेटमेंट होती है, जो कि यहाँ पे यूज़ की जा सकती है ट्रायल के स्टेज पर किसी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या उसे सपोर्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं कोरोबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट द मेकर ऑफ इट। मतलब अगर एक पर्सन है जिसने एफआईआर लिखवाई थी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर, पुलिस के पास वो जाता है, उसने एफआईआर लॉन्च कराई, जो स्टेटमेंट उस पर्सन ने उस एफआईआर में लिखवाई है, उस स्टेटमेंट को यूज़ किया जा सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट किसी चीज़ को या तो कॉन्ट्राडिक्ट या सपोर्ट करने के लिए ट्रायल स्टेज पर। सुप्रीम कोर्ट आगे ये भी कहते हैं, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज़ भी मेंशन करते हैं कि जो फादर हैं, उनकी डॉटर ने अगर एपिलेंट को देखा है कि जो एपिलेंट है वो एक ब्लो दे रहे हैं हरबिंदर सिंह को, जिनका मर्डर हुआ है, जो कि इस केस में विक्टिम है, अगर उन्हें कोई ब्लो दिया गया है, तो ये फैक्ट्स एसेंशियल फैक्ट्स हैं जो कि मेंशन होने चाहिए थे एफआईआर में, लेकिन उन्हें मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस होती है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, और इन एसेंशियल चीज़ों का ओमिशन अफेक्ट करता है किसी भी केस की प्रोबेबिलिटी को, जिसके चलते ये ओमिशन एक रिलेवेंट फैक्ट बन जाता है अंडर सेक्शन 11 ऑफ एविडेंस एक्ट और सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो मोटे मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो एफआईआर है वो प्रीवियस स्टेटमेंट होती है, जिस स्टेटमेंट्स को यहाँ जो एफआईआर लिखवा रहा है उसके अगेंस्ट या उसके सपोर्ट में, या तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या उसे सपोर्ट करने के लिए ट्रायल स्टेज पर एफआईआर का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो डिसीज के फादर थे, जो हरबिंदर सिंह के फादर थे, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का ओमिशन कर दिया, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे फैक्ट्स नहीं लिखवाए एफआईआर में जो कि एक केस की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जिन फैक्ट्स का ना होना एक केस को ही पलट सकता है, जो कि काफ़ी सीरियस चीज़ है। चलिए अब डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट की फाइनल ऑब्जर्वेशन इस केस में। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट राम कुमार पांडे के केस से सपोर्ट लेते हुए इस केस में ये कहते हैं कि कंप्लेनेंट ने अगर सही में 3 लोगों को देखा है क्राइम कमिट करते हुए, तो उसे तीनों का नाम लिखवाना चाहिए था एफआईआर में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। कंप्लेनेंट यहाँ सिर्फ एक पर्सन का नाम एफआईआर में लिखवाते हैं, वाइल जो कंप्लेनेंट है वो 2 परपेट्रेटर्स का नाम यहाँ ओमिट कर देते हैं, उसे एफआईआर में मेंशन ही नहीं करवाते। सुप्रीम कोर्ट यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्पेसिफाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो ओमिशन हुआ है यहाँ, जो 2 लोगों के नाम यहाँ नहीं लिखे गए हैं, वो रिलेवेंट फैक्ट तो है ही अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 9 ऑफ BSA, बट वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंप्लेनेंट के आई विटनेस हैं, जो फादर थे कंप्लेनेंट, उनके जो आई विटनेस हैं, उनकी स्टेटमेंट का जो अकाउंट है उसकी क्रेडिबिलिटी को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ जिन लोगों का नाम मेंशन होना चाहिए था एफआईआर में, उन लोगों का नाम यहाँ मेंशन ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कंप्लेनेंट के आई विटनेस की क्रेडिबिलिटी को भी क्वेश्चन करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस केस में। सो इन दी एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट यहाँ इस मर्डर केस में इंडिविजुअल को एक्विट कर देते हैं, मतलब जो यहाँ मेन एक्यूज था उसे सुप्रीम कोर्ट यहाँ रिहा कर देते हैं बिकॉज ऑफ द ओमिशन डन बाय द डिसीज फादर विच इज़ कंप्लेनेंट।
अब अगर इस केस का एक ब्रीफ में क्रक्स देखें, इस केस को ब्रीफ में डिस्कस करें, तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि एक लीड कंप्लेनेंट थे जो कि थे डिसीज़ के फादर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सारी कहानी शुरू हुई थी ओमिशन को लेकर कि वो 2 परपेट्रेटर्स का नाम एफआईआर में लिखवाना भूल गए थे या किसी भी वजह से उन्होंने नहीं लिखवाया था, जिस ओमिशन ने क्वेश्चन को बर्थ दिया, जो क्वेश्चन था कि क्या ऐसे ओमिशन रिलेवेंट फैक्ट कंसिडर होंगे अंडर सेक्शन 11 ऑफ एविडेंस एक्ट और सेक्शन 9 ऑफ बीएसए। फिर यहाँ एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट लिया राम कुमार पांडे के केस से। फाइनली सुप्रीम कोर्ट यहाँ हेल्ड करते हैं कि जो भी ओमिशन हुआ है वो एक रिलेवेंट फैक्ट है अंडर सेक्शन 11, और इसी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट फाइनली यहाँ मेन एक्यूज जो कि इंडिविजुअल इस केस में था उसे एक्विट कर देते हैं। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, कुछ नया आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे।